वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू इन वाइबल एजुकेशन पॉइंट। ये हमारा हिंदी का सेकेंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो को यदि आप देखना चाहते हैं तो आप हमारी आई बटन पे क्लिक करके उस पर लिंक दी गई है, उसको क्लिक करके देख सकते हैं। पिछले वीडियो में हमने भाषा की उत्पत्ति और भाषा के विकास क्रम के बारे में बात की थी, जबकि सेकेंड वीडियो में हम वर्णमाला वर्ण के भेद के बारे में बताएंगे। तो आइए चलते हैं, शुरू करते हैं। जो फर्स्ट हेडिंग है वो है वर्ण। क्वेश्चन बनता है ना कि वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण किसे कहते हैं। तो भाषा की आपको बताना है कि भाषा की जो ध्वनियाँ होती हैं, भाषा की सबसे छोटी इकाई अर्थात जो ध्वनि होती है, ध्वनि को ही हम वर्ण कहते हैं। वर्ण कैसे बोलेंगे तो आप बताएंगे कि भाषा की जो सबसे एक छोटी इकाई होती है जिसे हम ध्वनि कहते हैं, उन ध्वनियों को ही वर्ण कहा जाता है। क्लियर। आफ्टर दिस ध्वनि को हम लोग अक्षर भी बोलते हैं, अक्षर कहते हैं ध्वनि को। अक्षर को जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है आ मीन्स नहीं और क्षर मीन्स नाशवान। अर्थात जो अक्षर का मीन्स होगा वो होगा अनाशवान, यानी कि जिसके खंड ना किए जा सकें। तो यहाँ पर जो वर्ण की परिभाषा, ये जो वर्ण के बारे में निकल के आया वो ये कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके खंड नहीं किए सकें उसे हम वर्ण कहते हैं। इसके बाद वर्णमाला। वर्णमाला किसे कहते हैं तो आप बताएंगे। आपको वर्ण समझ में आया। वर्ण में क्या बताया हमने कि भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके खंड न किए सकें उसे हम वर्ण कहते हैं। वर्णमाला। तो वर्णमाला पे वर्णों का व्यवस्थित क्रम, यानी कि उन्हीं वर्णों को एक व्यवस्थित क्रम में रखना ही वर्णमाला कहलाता है। वर्णमाला में पहले आपका स्वरों को और बाद में व्यंजनों को रखा गया है। क्लियर। तो वर्णमाला कैसे बोलेंगे तो वर्णमाला आप बताएंगे कि वर्णों का व्यवस्थित क्रम ही वर्णमाला कहलाता है, जिसमें पहले स्वरों को सुव्यवस्थित किया गया है और इसके बाद व्यंजनों को सुव्यवस्थित किया गया है। हिंदी वर्णमाला में कुल जो वर्ण होते हैं तो उन आपका वर्णों की जो संख्या है, उन वर्णों की संख्या आपका 52 है। 52 यानी वर्णमाला में बोलेंगे आपकी हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण पाए जाते हैं तो हिंदी वर्णमाला में आपका 52 वर्ण पाए जाते हैं या वर्ण हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो हेडिंग है वो है वर्ण के भेद। वर्ण के भेद। तो वर्ण के निम्नलिखित 3 भेद हैं, स्वर, व्यंजन और अयोग वाय। वर्णों के हमने 3 भेद बताए थे अभी, स्वर, व्यंजन और अयोग वाय। अब जो नेक्स्ट हेडिंग होगी यानी कि भेदों में जो सबसे पहला होगा वो होगा स्वर। क्वेश्चन बनता है कि स्वर किसे कहते हैं। स्वर मालूम होते हैं कि आ, ई, ऊ ये सब स्वर होते हैं, लेकिन स्वर किसे कहते हैं तो जिनका उच्चारण, यानी कि ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण हम बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता के करें, जिनका उच्चारण हम बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता करते हैं, अर्थात मुख से जो हवा होती है वो निर्वाध निकल जाए, उच्चारण में जो हवा निकलती है वो निर्विरोध अर्थात बिना विरोध के निकल जाए, उसे ही स्वर कहते हैं। स्वर जो होती हैं वो स्वतंत्र ध्वनियाँ होती हैं। तो स्वर समझ में आया किसे कहते हैं तो आप बताएंगे कि स्वर किसे कहते हैं तो आप बताएंगे जिनका उच्चारण मुख से बिना विरोध किए हुए, यानी कि स्वतंत्र रूप से जिनका उच्चारण हो जाए, वो सारे वर्ण आपकी स्वर कैटेगरी में आते हैं, यानी कि उन्हें ही हम स्वर कहते हैं। स्वरों की हिंदी में जो संख्या है वो है 11, यानी 11। 11 जो हैं वो आपका मूल स्वर होते हैं। इसमें लघु स्वर, यानी कि वो मूल स्वर, लघु स्वर किसे कहेंगे तो वह मूल स्वर जिनमें किसी दूसरे वर्ण की यानी दूसरे स्वर की सहायता ना लेनी पड़े और जिनके उच्चारण में बहुत ही कम समय लगता है, उन्हें हम लघु स्वर की संज्ञा देते हैं। क्लियर। तो आप बताएंगे लघु स्वर किसे कहते हैं तो ऐसे मूल स्वर जिनके उच्चारण में बहुत ही कम समय लगता है और हमें दूसरे किसी स्वर की आवश्यकता नहीं पड़ती है, उन्हें हम लघु स्वर या ह्रस्व स्वर बोलते
हैं। नेक्स्ट जो है दीर्घ स्वर किसे कहते हैं, तो दीर्घ स्वर में बोलेंगे जिनके उच्चारण में लघु स्वर से अधिक समय लगे, जिनके उच्चारण में लघु स्वर से अधिक समय लगे तथा ये अपने मूल शब्द यानी कि अधिक समय लगे उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। अब दीर्घ स्वर को बना कैसे, तो जब मूल आपका स्वर होता है, सपोज करिए आ, जब मूल स्वर से उसी मूल स्वर को ऐड किया जाए या उसमें जोड़ा जाए तो जो नया आपका स्वर बनेगा उसे ही दीर्घ स्वर बोलते हैं। दीर्घ स्वर कैसे बोलते हैं, तो जिनके उच्चारण में आपका लघु स्वर से अधिक समय लगे तो उसे हम दीर्घ स्वर बोलते हैं। लेकिन इनकी उत्पत्ति कैसे होती है, तो जब मूल शब्द जो मूल आपका स्वर होता है उसी मूल स्वर में मूल स्वर को ऐड कर दिया जाए या जोड़ दिया जाए तो हमें आपका दीर्घ स्वर मिलता है। आप याद रखेंगे, कोई पूछ दे कि उत्पत्ति कैसे हुई, तो आप मूल स्वर में ही मूल स्वर को ऐड करने से जो आपका नया स्वर बनेगा उसे ही दीर्घ स्वर बोलते हैं। और दीर्घ स्वर के उच्चारण में लघु स्वर से जस्ट डबल अर्थात दोगुना समय लगता है। नेक्स्ट है आपका संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर किसे बोलते हैं, तो आप बताएंगे संयुक्त स्वर किसे बोलते हैं। तो संयुक्त स्वर यानी कि ऐसे स्वर इनके उच्चारण में जो समय लगेगा वो लघु स्वर से दोनों में ज़्यादा लगेगा, दीर्घ स्वर में भी संयुक्त स्वर में। जितना समय आपका दीर्घ स्वर के उच्चारण में लगता है उतना ही समय आपका संयुक्त स्वर के उच्चारण में भी लगेगा। लेकिन इनकी उत्पत्ति का जो सिद्धांत है वो दीर्घ स्वर से थोड़ा हटके हैं। सपोज कि जो संयुक्त स्वर होंगे तो संयुक्त स्वर में कि यानी कि आपको जब मूल स्वर में कोई दूसरा स्वर ऐड किया जाए तो जो आपका स्वर प्राप्त होता है या जो स्वर की उत्पत्ति होती है उसे हम संयुक्त स्वर बोलते हैं। आप बताएंगे जब मूल स्वर में कोई दूसरा स्वर ऐड किया जाए तो जो आपका नया स्वर बनेगा उसे हम संयुक्त स्वर बोलते हैं। जैसे आ प्लस ई कर दिया जाए तो ए बन जाएगा, यदि आ प्लस ऊ कर दिया जाए तो आपका ओ बन जाएगा। इन्हीं ही आपका हम क्या बोलते हैं, संयुक्त स्वर बोलते हैं। लेकिन इनके जो उच्चारण की अवधि होगी वो दीर्घ स्वर के लगभग बराबर होगी। समझ में आ गया। तो संयुक्त स्वर कैसे बोलेंगे, जिनके उच्चारण में दीर्घ समय के दीर्घ जो आपका वर्ण स्वर हैं उन्हीं के बराबर समय लगे, लेकिन इनकी उत्पत्ति मूल स्वर के साथ दूसरे स्वर के मिलने से होती है। प्लुप्त स्वर, तो प्लुप्त स्वर का जो संबंध है वो हिंदी में प्रायः बहुत कम प्रयोग होता है, लेकिन इसको समझते हैं। प्लुप्त स्वर कैसे बोलते हैं, जब इसके उच्चारण में यानी प्लुप्त स्वर के उच्चारण में हमें लघु स्वर और दीर्घ स्वर इन दोनों से हटा के यानी कि तीन मात्राओं या लगभग एक मात्रा आपका लघु स्वर हो गई, दूसरी आपका दीर्घ स्वर हो गई, तो अर्थात पहले दूसरे और तीसरे यानी कि 3 गुना समय लगे। ऐसे स्वर जिनके उच्चारण करते समय हमें 3 गुना समय लगे उसे हम आपका प्लुप्त स्वर कहते हैं। प्लुप्त स्वर के एग्जाम्पल हैं आपका ओम, राम। तो इनमें आपने ये देखा होगा, ये हिंदी में बहुत कम यूज होते हैं लेकिन आपका संस्कृत में इनका प्रयोग ज़्यादा होता है। लेकिन हमें पता रहना चाहिए कि प्लुप्त स्वर क्या होंगे। तो आप बताएंगे कि प्लुप्त स्वर ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करते समय हमें लघु और दीर्घ से अधिक समय लगता है, उन्हें हम प्लुप्त स्वर की संज्ञा देते हैं। तो हमने अभी आपको प्लुप्त स्वर, दीर्घ स्वर और आपका लघु स्वर बताया। अब जो स्वर होते हैं इनके उच्चारण यानी कि जो स्वर हैं इनके उच्चारण कैसे होंगे, तो आइए इस प्लेलिस्ट पे देखते समझते हैं। आ और बड़ा यानी कि आ और बड़ा आ का जो आपका उच्चारण जो तंत्र का होगी तो उच्चारण तंत्र क्या होगा, कंठ होगा। क्या होगा, कंठ। ई और बड़े ई की जो उच्चारण तंत्र होगी वो होगी तालु। ऊ और बड़ा ऊ का ओठ, ऊ। ऋषिवा का मूर्धा, मूर्धा यानी कि आपका तालु के पिछला हिस्सा, जो तालु का पिछला हिस्सा होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, मूर्धा बोलते हैं। ए कंठ और तालु से लिया जाता है तथा ओ और औ ये आपका कंठ और ओष्ठ से इनका उच्चारण करते हैं। क्लियर। वन टाइम और देखते हैं। आ और बड़ा आ का उच्चारण कंठ से, ई और बड़े ई का तालु से, ऊ और बड़े ऊ का ओंठ से, ऋषि का आपका मूर्धा से और आपका ए का
कंठ और तालु से, और ओ औ का कंठ और ओष्ठ। ठीक, जो अंक और आहा बचे उनका नाक से यानी नासिक से आपका उच्चारण होता है। लेकिन ये जो आपका लिस्ट है इसे आपको याद करने या रटना पड़ेगा, तभी आप इसको क्लियर रख सकते हैं, अदरवाइज आपसे भूल जाएगा। स्वर के बाद जो नेक्स्ट हेडिंग होगी वो होगी व्यंजन, कि व्यंजन किसे बोलते हैं। तो व्यंजन आप बताएंगे, यानी कि ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय हमें स्वरों की अर्थात किसी न किसी वर्ण की आवश्यकता पड़ती है, यानी कि ये स्वतंत्र ध्वनियाँ नहीं होती हैं। इनके उच्चारण करते समय आपको स्वरों की हेल्प या सहायता लेनी पड़ेगी या सहयोग लेना पड़ेगा। तो आप क्या बोलेंगे कि व्यंजन किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे कि जिनका उच्चारण करते समय हमें स्वर ध्वनियों की सहायता लेनी पड़े वह आपके वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। क्लियर, व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजन की कुल संख्या जो होगी वो होगी आपका, हिंदी में व्यंजनों की टोटल संख्या 41 है। कितनी? 41। तो व्यंजनों का वर्गीकरण, कि व्यंजन का जो वर्गीकरण है वो कैसे हो सकता है। तो व्यंजनों के वर्गीकरण के दो आधार हैं, यानी दो आधारों पे आप हम व्यंजनों का वर्गीकरण कर सकते हैं। एक स्पर्श के आधार पर, दूसरा श्वास के आधार पर। स्पर्श के आधार पर अर्थात जब आप उनका उच्चारण करते हैं तो वो जो हवा निकलती है अंदर से, जो वो हवा होगी, तो वो आपका हवा आपका कंठ, तालु, मूर्धा, जीभ, ओठ इन सबको टच करते हुए निकलती है, स्पर्श करते हुए निकलती है। तो इसलिए इसे इन्हें स्पर्श के आधार पर डिवाइड किया जाता है। और श्वास के आधार पर कुछ वर्ड होते हैं, तो उस पर आपका यदि आप कम सांस लेते हैं तो आपका वो अल्प प्राण, आप उनमें ज़्यादा सांस लेते हैं तो आपका महाप्राण की संज्ञा दी जाती है। तो आपका स्पर्श के आधार पर और श्वास के आधार पर हम आगे चर्चा करेंगे। आगे बताएंगे कि स्पर्श के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण कैसे होगा और श्वास के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण कैसे होगा। हमने अभी आपको बताया कि वर्णों को, यानी कि जो आपका व्यंजन है, व्यंजन को दो प्रकार से उनका वर्गीकरण किया जाता है। यानी व्यंजन का जो वर्गीकरण है वो दो प्रकार से किया गया, एक आपका स्पर्श के आधार पर और दूसरा श्वास के आधार पर। अब हम स्पर्श के आधार पर वर्णों या व्यंजनों का वर्गीकरण बताएंगे। आइए चलते हैं। स्पर्श व्यंजन, यानी स्पर्श के आधार पर जो व्यंजन को डिवाइड करेंगे वो आपका स्पर्श व्यंजन, अंत्यस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, आगत व्यंजन और उपशब्द व्यंजन में इसको डिवाइड करते हैं। स्पर्श व्यंजन किसे बोलते हैं, यानी कि ऐसे व्यंजन की जिनका उच्चारण करते समय जो वायु है या हवा है जो वो आपका कंठ, तालु, मूर्धा आदि को स्पर्श करते हुए बाहर आए, उन्हें आपका स्पर्श व्यंजन बोलते हैं। स्पर्श व्यंजन को मतलब उनके पहले जो वर्ण के वर्ग के रूप में और उनके पाँच व्यंजनों को एक एक वर्ग में रखकर विभाजित कर दिया गया है, ताकि हमें अध्ययन में इसके आसानी हो या सरलता हो। तो का वर्ग जो होता है वो क्या होता है, का वर्ग में तो आप इस स्पर्श व्यंजन को 5 वर्गों में डिवाइड किया गया है। देखेंगे आप का वर्ग में का से लेकर अंगा तक, यानी का, खा, गा, घा और अंगा, ये पूरे जितने भी आपके व्यंजन होंगे ये आपका का वर्ग के अंतर्गत आते हैं। यानी कि ये स्पर्श व्यंजन भी होंगे और स्पर्श व्यंजन के बाद किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं, तो आप बताएंगे कि ये आपका का वर्ग के अंतर्गत आते हैं। इसी प्रकार से चा वर्ग के अंतर्गत, तो चा, छा, जा, झा, इया ये आपका चा वर्ग के अंतर्गत आएंगे। चा जो टा वर्ग होता है, टा वर्ग के अंतर्गत टा, ठा, डा, ढा, अणा। क्लियर। ता वर्ग के अंतर्गत ता, था, दा, धा और ना आते हैं। पा वर्ग के अंतर्गत आपका पा, फा, बा, भा और माँ आ जाते हैं। तो क्लियर हुआ स्पर्श व्यंजन। तो इनको जो 5 यानी कि 5 वर्गों में जो डिवाइड किए गए हैं और तो टोटल काउंटिंग कितनी हो गई 25। तो 25 आपका स्पर्श व्यंजन हो गए जिनको 5-5 वर्गों में डिवाइड किया गया है। इसके बाद आता है अंत्यस्थ व्यंजन। किसे कहते हैं? अंत्यस्थ व्यंजन अर्थात वो व्यंजन होते हैं जो आपका जब मुंह से हवा निकलती है तो कंठ, तालु और आपका ओठ, दांत इनको स्पर्श तो करते हैं लेकिन बहुत ही सरलता रूप से इनको स्पर्श करते हैं। यानी कि जो स्पर्श करने की वो है तो पूर्णतः स्पर्श नहीं करते, यानी उसमें थोड़ी कमी रह जाती है। तो इसलिए ये व्यंजन आपका अंत्यस्थ व्यंजन की संज्ञा दी जाती है।
तो या, रा, ला, वा, या, रा, ला और वा को हम अंत्यस्थ व्यंजन बोलते हैं, अंत्यस्थ व्यंजन बोलते हैं। ये अपूर्ण स्पर्श व्यंजन भी बोलते हैं। ऊष्म व्यंजन, इसमें जो हवा होती है यानी कि ऊष्मा रगड़ और मतलब रगड़ से, यानी कि ये जो आपका जब भी ये बोलेंगे आप इन वर्डों का यूज़ करते हैं तो आपको लगेगा इंटरनल की जो हवा हुई वो आपका जीभ से और मतलब मुख के अंदर भागों से बिल्कुल रगड़ के निकली है। जब बोलने पर पता चलता है कि सा, हा, इस प्रकार से। तो ये व्यंजन जो होते हैं सा सलजम वाला, खटकोण वाला, सा सरौता और हा हल, ये तीनों सा और हा इनको मिला के हम लोग ऊष्म व्यंजन की संज्ञा दी जाती है। संयुक्त व्यंजन किसे बोलते हैं? संयुक्त व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जो मतलब कि दो व्यंजनों से मिलकर बने होते हैं, तो उन्हें संयुक्त व्यंजन बोलते हैं। जैसे छा छत्री हैं, तो छा छत्री जो है इसमें देखेंगे का प्लस आपका सा, इससे मिलकर छा छत्री बना। ठीक, आपका इसी प्रकार से आपका त्राग्वर्ष बोलेगा, जा और इया से मिलकर ज्ञा बना, और सा जो श्री होता है वो आपका ये सलजम वाला सा और प्लस रा, इससे आपका मिलकर आपका श्री बनता है। समझ में आ गया? संयुक्त व्यंजन कैसे बोलेंगे, यानी कि ऐसे व्यंजन जो कि आपका दो व्यंजनों से मिलकर बने हों उन्हें आपका संयुक्त व्यंजन की संज्ञा दी जाती है। आगत व्यंजन, जो ये जो जा और फा राइट हैं, तो ये जो जाफा हैं वो अरबी और फ़ारसी लैंग्वेज में इनका प्रयोग करते हैं, लेकिन हिंदी में कहीं कहीं पर इनका प्रयोग मिल जाता है। तो ऐसे व्यंजन जो अरबी और फ़ारसी के व्यंजन और हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, यानी कि ऐसे व्यंजन जो अरबी और फ़ारसी शब्द के हैं बट वो आपका हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, तो उन्हें हम आगत शब्द बोलते हैं या आगत व्यंजन बोलते हैं। उच्छिप्त व्यंजन ड़ा और ढा, यानी कि इन्हें द्विगुण व्यंजन भी बोलते हैं, क्योंकि इनका जो उच्चारण है वो आपका उच्चारण करते समय यानी कि दो विशेषताएं आएंगी। दो विशेषताएं आने के कारण इन्हें द्विगुण व्यंजन या उच्छिप्त व्यंजन की संज्ञा भी दी जाती है। तो ड़ा और ड़ा बोलेंगे। क्लियर? उच्चारण के आधार पर आपको सरलता से याद हो जाएगा। तो उच्चारण के आधार पर यदि आप इनको छोड़ दें, स्पर्श व्यंजन के प्रत्येक वर्ग के पांचवा जो वर्ण है, पांचवें वर्ण को यदि छोड़ दिया जाए, पांचवें वर्ण को छोड़ दिया जाए तो उनका उच्चारण ऐसे ही जो सामने लिखा है उसी के आधार पर करते हैं। जैसे का वर्ग का पूरा उच्चारण जो है, तो चार व्यंजन इसके जो स्टार्टिंग के हैं उनका उच्चारण आपका ऑलवेज कंठ से होगा, या हमेशा कैसे होगा? कंठ से होगा। उसी प्रकार जो चा वर्ग है, तो चा वर्ग के स्टार्टिंग के फर्स्ट जो चार वर्ण हैं उनका उच्चारण तालु से होता है। टा वर्ग का उच्चारण भी आपका मूर्धा से होता है। मूर्धा होता है तो मूर्धा कैसे कहते हैं? तो तालु का पिछला हिस्सा आपका मूर्धा कहलाता है। पा वर्ग यानी ता वर्ग जो होगा तो ता, था, दा और धा आपका दंत से, जबकि पा वर्ग जो होगा पा, फा, बा, भा इनका आपका ओठ से किया जाता है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि कौन से वर्ग का किससे उच्चारण होता है। जबकि आप याद रखेंगे कि वह किसी भी वर्ग का प्रत्येक पांचवा व्यंजन का उच्चारण ऑलवेज हमेशा नासिक से या नाक से होता है। स्पर्श व्यंजन को डिस्क्राइब करने के बाद अब हम लोग मतलब पहले स्पर्श के आधार पर किया, उसको डिवाइड किया था, अब श्वास के आधार पर इसको डिवाइड करेंगे कि श्वास के आधार पर कैसे मतलब इसके कितने भाग या इनको कितने भागों में डिवाइड कर सकते हैं। तो श्वास के आधार पर हम डिवाइड करेंगे तो इसके मेन दो प्रकार होंगे, एक अल्प प्राण, दूसरा महाप्राण। तो अल्प प्राण कैसे कहते हैं कि जब किसी स्वर का उच्चारण करते समय यानी किसी व्यंजन का उच्चारण करते समय हवा मुख से अल्प मात्रा में निकलती है, यानी कि जब मुँह से हवा कैसे निकलती है? अल्प मात्रा में निकलती है, तो उसे हम अल्प प्राण कहेंगे। समझ में आया? क्या बोलेंगे आप कि अल्प प्राण कैसे कहेंगे? कि जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय मुख से हवा बहुत ही कम मात्रा में निकलती है उसे हम आपका अल्प प्राण कहते हैं। तो अल्प प्राणों की जो संख्या होगी कितनी होगी? 19। कितनी होगी? 19। कैसे होगी 19? हम बताते हैं कि प्रत्येक स्पर्श व्यंजन का पहला, तीसरा और आपका पांचवा जो व्यंजन होगा वो आपका अल्प प्राण होता है।
आप बताएंगे अल्प प्राण कौन से व्यंजन होते हैं। तो जो स्पर्श व्यंजन के वर्ग बने हुए थे, जो स्पर्श व्यंजन के वर्ग थे, उन वर्गों का प्रत्येक पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन ही अल्प प्राण व्यंजन कहलाते हैं। अल्प व्यंजन कौन से कहलाते हैं? तो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा जो व्यंजन होगा वो अल्प प्राण कहलाएगा। इनकी काउंटिंग कितनी होगी, यानी कि संख्या कितनी होगी? तो 19। कितनी होगी? 19। इसके साथ साथ अल्प प्राण में जितने भी अंत्यस्थ व्यंजन होते हैं, अंत्यस्थ व्यंजन कौन कौन से बताए थे हमने? तो अंत्यस्थ व्यंजन जितने होंगे, अंत्यस्थ व्यंजन में यानी कि या, रा, ला और वा, या, रा, ला और वा, ये सारे व्यंजन भी का उच्च मतलब अल्प प्राणी होते हैं। तो अल्प प्राण कितने हो गए? तो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन के साथ साथ जितने अंत्यस्थ व्यंजन होते हैं वो सारे व्यंजन आपका अल्प प्राण व्यंजन कहलाते हैं। नेक्स्ट जो व्यंजन आएगा महाप्राण। तो महाप्राण कैसे कहते हैं? जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जो हवा उन्मुख से अधिक मात्रा में बाहर निकले तो उसे हम महाप्राण व्यंजन बोलते हैं। तो महाप्राण व्यंजन में क्या होता है? स्पर्श व्यंजन के प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा जो वर्ण होगा वो आपका महाप्राण व्यंजन होता है। फिर भी याद रखिएगा आप महाप्राण व्यंजन कौन से व्यंजनों को महाप्राण व्यंजन बोलते हैं। तो स्पर्श व्यंजन के प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा जो व्यंजन होता है वह व्यंजन आपका महाप्राण व्यंजन कहलाएगा। तथा जितने भी ऊष्म व्यंजन थे, जो ऊष्म व्यंजन बताए थे हमने, ऊष्म व्यंजन कैसे बोलेंगे? जो भी ऊष्म व्यंजन थे, सपोज करिए ऊष्म व्यंजन क्या बताए थे हमने? सा और हा, ये ऊष्म व्यंजन हो गए। इन ऊष्म व्यंजन जो होंगे वो किस प्राण में आएंगे? तो महाप्राण व्यंजन में। तो आप बता सकेंगे कि प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा तथा जितने भी ऊष्म व्यंजन हैं वह पूरे व्यंजन आपका महाप्राण व्यंजन कहलाते हैं। अब नाथ के आधार पे इनका विभाजन कैसे करते हैं? तो नाथ के विभाजन में आप याद रखेंगे अघोष और सघोष। तो अघोष किसे बोलते हैं? यानी कि जब इनका उच्चारण करते समय तो स्वर तंत्रियाँ ज़्यादा मतलब हिले नहीं, ज़्यादा झंझनाए नहीं। तो ऐसे मतलब व्यंजन जो होंगे उनके उच्चारण करते समय कि स्वर तंत्रियों में ज़्यादा झंझनाहट उत्पन्न ना हो तो वो आपका अघोष व्यंजन कहलाते हैं। तो अघोष व्यंजन कौन से होते हैं? तो किसी भी अघोष व्यंजन में आप याद रखिएगा स्पर्श व्यंजन का वर्ग का पहला और दूसरा यानी फर्स्ट स्टार्टिंग के जो पहले दो अघोष व्यंजन। फिर आप सुनिएगा अघोष व्यंजन कैसे कहेंगे? तो अघोष व्यंजन यानी कि वह व्यंजन जो स्पर्श व्यंजन का पहला और दूसरा जो आपका व्यंजन होगा वही आपका अघोष व्यंजन कहलाएगा। इसके साथ साथ इसमें से तीनों सा भी अघोष व्यंजन के अंतर्गत ही आते हैं। तो आपसे कोई पूछे तो आप बता सकते हैं अघोष व्यंजन क्या होते हैं। तो स्पर्श व्यंजन के वर्गों का पहला और दूसरा जो व्यंजन होगा वो अघोष व्यंजन कहलाता है। साथ आपके तीनों सा जो होंगे वो आपका अघोष व्यंजन कहलाएंगे। घोष या सघोष तो ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय हमारे स्वरनाद में झंझनाहट ज़्यादा हो या अधिक झंझनाए, जो आपका स्वर तंत्रियाँ हैं उनमें झंझनाहट ज़्यादा हो तो उसे हम घोष या सघोष आपका व्यंजन बोलते हैं। अब घोष या सघोष व्यंजन कौन से होते हैं? तो प्रत्येक स्पर्श व्यंजन के वर्गों का तीसरा, चौथा और पाँचवा यानी कि तीसरा, चौथा और जो पाँचवा व्यंजन होगा वही आपका घोष या सघोष व्यंजन कहलाएगा। अघोष व्यंजन तो अघोष व्यंजन में पहला, दूसरा, अब कौन से बचे? तो तीसरा, चौथा, पाँचवा। तो घोष या सघोष व्यंजन में प्रत्येक वर्ग के तीसरा, चौथा और पाँचवा व्यंजन ही आपका घोष या सघोष व्यंजन कहलाता है। इसके साथ साथ सघोष में आप याद रखेंगे या, रा,
ला और वा, यानी कि अंत्यस्थ व्यंजन के साथ साथ ऊष्म व्यंजन का हा। क्लियर? या, रा, ला, वा और हा, ये सब आपके घोष व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। स्वर और व्यंजन के बाद, यानी कि हमने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था वर्ण के भेद, तो वर्ण के 3 भेद बताए थे हमने, स्वर, व्यंजन और अयोग वाय। तो स्वर और व्यंजन के समझने के बाद हम लोग समझेंगे अयोग वाय कैसे कहते हैं। अयोग वाय क्या होते हैं? यानी कि ऐसे वर्ण जो ना स्वर होते हैं ना व्यंजन होते हैं। ऐसे वर्ण जो ना स्वर होंगे ना व्यंजन होंगे, उन्हें आपका अयोग वाय कहते हैं। यानी कि अयोग वाय मतलब कि जिनका साथ में चलने का योग ना हो, जो साथ में ना चल सके लेकिन फिर भी उनको साथ में चलाया जाए, उसे हम अयोग वाय कहते हैं। तो आप बताएंगे अयोग वाय कैसे कहते हैं? तो ऐसे वर्ण जो ना स्वर हो ना व्यंजन हो लेकिन फिर भी आपका भाषा में यूज हो रहा है या भाषा में उनका प्रयोग किया जा रहा है, तो वो आपका अयोग वाय अयोग वाय वर्ण कहलाते हैं। सबसे पहले आपका अनुस्वार जो वर्ण होता है वो किसे कहते हैं? तो अनुस्वार में हम लोग इन अनुस्वार जो वर्ण होंगे उनका उच्चारण करते समय हमें जितनी भी आवाज़ है हमारी वो हमेशा नाक से निकलती है। तो नाक से निकलने के कारण इसे हम अनुस्वार बोलते हैं, अनुस्वार वर्ण बोलेंगे। इनमें क्या होता है कि इनको आपको व्यंजन के ऊपर ही आपका केवल बिंदु रखनी होती है। जैसे अंबर राइट करना है तो अंबर सीधे राइट कर दिया आपने। रंजन, तो रंजन राइट करना है तो रा के ऊपर ही बिंदी रहेगी, यानी कि जो आपका जिस बिंदी का यूज करेंगे या बिंदु का यूज करेंगे वो ऑलवेज हमेशा यानी कि व्यंजन के ऊपर ही रखी जाएगी और इनका प्रयोग जो होगा वो नाक के द्वारा होता है या उच्चारण नाक से होता है। नेक्स्ट जो हेडिंग है अनुनासिक, यानी कि ऐसे व्यंजन यानी ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण हम करते समय नाक से कम तथा मुंह से अधिक हवा निकले, नाक से कम और मुंह से अधिक हवा निकले, वो आपका अनुनासिक वर्ण कहलाते हैं। अनुनासिक वर्ण क्या होंगे? तो वह वर्ण जिनका उच्चारण करते समय जो हवा है वो नाक से कम और मुंह से अधिक निकले, तो उनको हम अनुनासिक वर्ण कहते हैं। अनुनासिक वर्ण के जो आपका किससे प्रदर्शित की जाती है? तो उस पर चांद बिंदी रखी जाती है, चांद बिंदी। अब चांद बिंदी रखने का भी एक तरीका होता है, जैसे आपको चिड़िया लिखना, चिड़िया, तो चांद बिंदी जो होती है वो हमेशा स्वर में रखी जाती है ना कि व्यंजन में। कई लोग होते हैं ना रॉन्ग कर देते हैं, तो आपको गलत नहीं करना कि यदि आपका चांद बिंदी रखना है तो हमेशा स्वर में रखी जाएगी। चांद बिंदी का अनुनासिक का प्रयोग हमेशा स्वर के ऊपर ही होता है और आपका अनुस्वार का प्रयोग जो है वो व्यंजन के ऊपर होता है। विसर्ग किसे कहते हैं? विसर्ग यानी कि ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय उनके पीछे हा का बोध हो। ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय उनके पीछे हमें हा का बोध हो, उन्हें विसर्ग कहते हैं। यानी कि पीछे लिखना है आपको अंतः, यानी ता के बाद में हा का आया तो विसर्ग हमेशा किसी भी जो लास्ट वर्ण होगा उसके पीछे लगती हैं और पीछे लगने के साथ साथ उनके उच्चारण के लास्ट में आपका हा का प्रयोग होगा। सबको समझने के बाद अब हम वर्णों का उच्चारण यानी कि जितने भी वर्ण हैं उनका उच्चारण किस किस से होता है ये देखेंगे। तो इसकी आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। जैसे कंठ है तो कंठ से इसको आपको याद करना पड़ेगा या रटना पड़ेगा कि कंठ से है तो आ, जैसे हमने अलग अलग बताया था जब स्वर बढ़ाए थे तो भी हमने उच्चारण बताया था कि उच्चारण कहाँ से होता है। जब मैंने व्यंजन बताया तब भी मैंने उच्चारण बताया, लेकिन उसके बावजूद भी एट लास्ट आप पूरा देखिए कैसे होगा उच्चारण। तो कंठ है तो कंठ से आपका आ, बड़ा, का, खा, गा, घा और हा, हल, इनका सबका उच्चारण आपका कंठ से होगा। तालु से ई, बड़ी ई, चा, छा, जा, झा और या और सा सलजम वाला, इनका आपका तालु से। मूर्धन्य या मूर्धा से ऋषि, टा, ठा, डा, ढा और खटकोण वाला सा। दंत से यानी कि दंत और जीभ से भी बोल सकते हैं। ला, ता, ठीक, ला और ता, ता, धा, ला और सा। ओष्ठ से आपका ऊ, पा, फा, बा और भा।
नासिका से आपको पता है कि हमने बताया था व्यंजन के जो वर्ग हैं स्पर्श व्यंजन के, स्पर्श व्यंजन का प्रत्येक पाँचवां जो व्यंजन होगा उसका उच्चारण ऑलवेज नाक से होता है। तो इया, माँ, अंगा, णा और ना का उच्चारण होगा। कंठ और तालु से तो ए, ऐ इनका उच्चारण आपका कंठ और तालु दोनों से होगा। और जीभ से भी जीभ का भी यूज होगा। कंठोष्ठ यानी कंठोष्ठ में ओ और औ का होता है। और दंतोष्ठ से वा का। तो इसमें जो रिमेंबर रहे बहुत ज़्यादा याद रखने वाला होता है तो वो ऑलवेज वा होता है कि वा आपका दंत और ओठ दोनों से वा। ठीक, तो वा का जब उच्चारण करेंगे आप तो दांत और ओठ दोनों से करेंगे। तो बाकी ये आप पूरा याद रखेंगे। यदि आपको वीडियो ये पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें, प्लस हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू।